वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी की न्यू क्लासेस स्टार्ट किए हैं। उसमें हमारा कल का टॉपिक जो हुआ था उसमें हमने सेल की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने उस संख्या के आधार पर और केंद्रक की संरचना के आधार पर हमने सेल को डिवाइडेड किया था। संख्या के आधार पर आपका देखा जाए तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हमने सेल को बताया था, और केंद्रक के आधार पर देखा जाए तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक अपना कंप्लीट हो चुका था और यूकैरियोटिक हम कर रहे थे। यूकैरियोटिक में भी हमने देखा था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका उसमें नाम आया था। तो इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पादप कोशिका के बारे में जान लेते हैं। ये जो है एक पादप कोशिका का यानी प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपके सामने जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या करती है? प्लांट की रक्षा करती है। और जबकि आपकी जंतु सेल में यानी कि एनिमल सेल में कोई सी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद कोशिका झिल्ली आ जाती है, जो दोनों में कॉमन रहती है। मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे जो है कोशिका झिल्ली रहती है, और एनिमल सेल में जो है पहले आपकी डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होती है। फिर उसके बाद एक ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इसके बाद आपका गोल्गी काय या गोल्गी ऑपरेटर्स, ये जो है दोनों में कॉमन रहते हैं। फिर आपका आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट केंद्रक, जो सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको, और ये सेंटर में रहता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक, जो दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो है एक आवरण यानी कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे हम केंद्रकीय झिल्ली कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होती है। इसके बाद आपका आता है ये जो सारे आपके पार्ट्स रहते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं कोशिका के अंदर, जितनी भी चीजें अंदर पाई जा रही हैं, ये सब किसमें पाई जाती हैं? कोशिका द्रव में, यानी एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये सब मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद आपका आता है राइबोसोम्स, जो है दोनों में कॉमन होता है। इसके बाद आपका हरित लवक जो है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? आपका हरित लवक। और ऐसे ही आपकी केंद्र की जो झिल्ली रहती है उसमें आपका अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक की झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका रफ और एक होता है स्मूथ। यानी कि रफ स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब आपका खुरदुरा। खुरदुरा जो आपका अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और इसमें भी आपका अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि आपकी एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये भी दोनों टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। लाइसोसोम जो है आपका सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये हमने डायग्राम समझ लिया। अब इनके आगे हम डिटेल में पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला पार्ट आता है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली जो दोनों में कॉमन होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब पहले हम इसकी थोड़ी सी जान लेते हैं क्या क्या होती है, फिर इसके थोड़े से हम कार्य जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि ये आपकी लिपिड्स प्रोटीन और फैट प्लस वाटर की बनी हुई होती है। इनमें मतलब ये चारों चीजें होती हैं जिससे कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है या कोशिका झिल्ली हमारी बनती है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट इसका आता है कि ये जंतु तथा पादप या इसको हम प्लांट या एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब इसके कुछ हम कार्य जान लेते हैं। कार्य या क्या क्या काम करती है। सबसे पहला तो ये काम करती है किसका? ये कोशिका को शेप देती है, कोशिका के लिए आकार देने का
कार्य करती है, कार्य करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा कि ये कोशिका की रक्षा करती है, यानी सिक्योरिटी में कोशिका की रक्षा करती है। ये पॉइंट्स हो गए, कुछ डिटेल इसकी जान ली हमने, इसके कुछ कार्य जान लिए। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। सबसे पहला काम इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले जान लेते हैं बनी किसकी होती है। ये मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेकंड चीज इसकी हम जानते हैं, इसके कार्य के बारे में जानते हैं। ये पहला सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, आपकी कोशिका की सुरक्षा, कोशिका की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है। सेकंड, ये भी आकार देने में मदद करती है, आकार देने में मदद करती है। ये हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में जान लिया। कोशिका झिल्ली जो है वो एनिमल तथा प्लांट दोनों सेल में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है हमारा दोनों में कॉमन होता है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने की थी, जो कब की थी, 1890 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, खोज किया था, लेकिन बेंड नाम के वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अल्टमैन ने क्या किया था, सिर्फ इसकी खोज की थी, लेकिन बेंड नाम के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो ये जो है एक कैप्सूल तरह होता है, इसमें डबल साइडेड जो है दीवारें बनी रहती हैं, इसमें डबल साइडेड दीवारें रहती हैं, जिनकी जो खाली जगह रहती है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी, हम इसकी खाली दीवारों को क्रिस्टी, खाली जगह जो रहती है उसमें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। फिर इसके बारे में हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं, यानी ये क्या काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला काम क्या होता है कि ये कोशिका को श्वसन के लिए, श्वसन में सहायता, जैसे हम हमारे शरीर के लिए फेफड़े रहते हैं, वैसे ही कोशिका के लिए माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सहायता करती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के फेफड़े के रूप में काम करते हैं, जो श्वसन में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होता है तब उसमें एटीपी जनरेट होती है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो रहता है वह जनरेट होते हैं तथा स्टोर होते हैं। कब, श्वसन के समय, श्वसन के समय एटीपी हमारे जनरेट होंगे और वह स्टोर हो जाएंगे। और जब कोशिका को लैक ऑफ एनर्जी लगता है या एनर्जी की कमी होती है, तब ये एटीपी जो है उसको एनर्जी, एटीपी आपके किस में, एनर्जी में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाए, कोशिका का पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमने क्या जाना, इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने कब की, 1890 में की। फिर बेंड नाम के आपके वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया।
अब इसकी जो डबल दीवारें हैं इनमें जो खाली जगह रहती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और एक और चीज, इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है खाली जगह में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। कार्य के बारे में जानेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो जाएगा, ये श्वसन में सहायता करती है, जैसे फेफड़े हमारे लिए करते हैं। ये एटीपी जनरेट करती है जब श्वसन के टाइम पे, और जब एनर्जी की कमी होती है कोशिका में तो ये एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारा अगला पॉइंट आता है लवक के बारे में। लवक, अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, यह कुछ शैवाल को छोड़ के, शैवाल, फंगस को छोड़कर आपकी सभी प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, पादप कोशिका की आपकी बात हो रही है। इसमें आपकी जंतु कोशिका में जो है आपके लवक नहीं पाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे कि एक डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि पादप में आपके लवक पाए जाते हैं और प्लांट सेल में आपके प्लांट सेल में आपके लवक पाए जाते हैं तथा जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में आपके लवक नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवर्णी लवक, सेकंड होता है आपका वर्णी लवक, थर्ड जो है आपका होता है हरित लवक। अब इसके बाद में इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले आपके अवर्णी लवक के भी 3 सब डिवीजन होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका एलियोरोप्लास्ट, ये आपका पहला होता है। सेकंड होता है आपका एलायोप्लास्ट, थर्ड होता है आपका एमायोप्लास्ट। ये जो आपका एलियोरोप्लास्ट होता है ये आपके किसके, स्टार्च के लिए, स्टार्च का स्टोरेज करके रखता है, आपके फैट्स या वसा का स्टोरेज करके रखता है। और ये एमायोप्लास्ट जो है आपके कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करके रखता है। फिर हम वर्णी लवक के बारे में जानते हैं। वर्णी लवक जो है वो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके फल में जो कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका वर्णी लवक जो है वो आपके फल तथा फूल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वर्णी लवक। इसके बाद हमारा आता है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये किसके लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसा कि आपको हरी पत्तियां दिखती हैं, हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है आपका, हरित लवक, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका हरित लवक। तो हमने क्या जाना है इसमें, लवक जो है आपका सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। कुछ शैवाल और फंगस को छोड़ के सभी प्लांट सेल में आपका लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, एलियोरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एमायोप्लास्ट। एलियोरोप्लास्ट क्या करता है, आपका स्टार्च का स्टोरेज करके रखता है। एलायोप्लास्ट क्या करता है, आपके फैट्स को स्टोरेज करके रखता है। और एमायोप्लास्ट क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखता है। फिर इसके बाद में आपके बात आती है वर्णी लवक की। वर्णी लवक का क्या काम होता है, वर्णी लवक जो है आपके फल फूल के लिए जो कलर आता है उनमें
उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? वर्णी लवक रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम अपने हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक क्या रहता है? जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? कि वो भोजन बनाता है जिससे आपका पादप कोशिका जो रहती है वो अपना जीवन चक्र चलाती है। किससे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट आता है, क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में हम जानते हैं कि क्या होते हैं। अब गोल्जी काय की सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? क्वेश्चन जो बनेगा वो आएगा कि गोल्जी काय की खोज किसने की? खोज किसने की? तो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने कब की थी अभी ये खोज? तो ये की थी 1898 में इन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। अब इसके हम कार्य के बारे में जानते हैं कि ये क्या कार्य करता है। सबसे पहला इसका जो काम आता है वो है आपका ये प्रोटीन के सिक्रेशन में आपकी हेल्प करता है। प्रोटीन के सिक्रेशन में आपकी हेल्प करता है, या प्रोटीन के स्रावण में ये हेल्प करता है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करता है। इसके बाद में ये लाइजोसोम को बनाने में हेल्प करता है। लाइजोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। ये आपके लाइजोसोम को बनाने में मदद करता है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या है? अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या बनता है? खोज। इसकी खोज किसने की थी? आपकी पोर्टर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? आपकी 1945 में। क्वेश्चन हमेशा कहां से बनता है कि इसकी खोज, अगर आपको पूछेगा कि कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी खोज किसने की, या तो यहां से क्वेश्चन बनेगा या फिर इसके कार्य जो है वो पूछता है। पोर्टर ने इसकी खोज की थी और कब की थी? 1945 में इसकी खोज की थी। अब इसके हम कार्य के बारे में जानते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है कौन सा? स्मूथ यानी कि चिकना, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है कौन सा? रफ यानी कि खुरदुरा। अब ये चिकना और खुरदुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर, जो इसकी स्किन या सतह रहती है, सरफेस पर आपके राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहने या अब्सेंट रहने की कंडीशन में उसको चिकना या खुरदुरा हम डिसाइड करते हैं। चिकना कब होगा? जब राइबोसोम उसकी सतह पर अब्सेंट होंगे यानी कि नहीं होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके लिए हम तब बोलेंगे। फिर इसके बाद रफ कब बोलेंगे? जब उसकी सतह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो जाएगा उसका। अब इसके कार्य के बारे में जाने तो सबसे मेनली इसका कार्य क्या होता है कि आपकी ये कार्य जानते हैं, ये आपकी कोशिका को एक अंदर से उसको सहारा देता है, आंतरिक सहारा देता है। और ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के निर्माण में आपकी हेल्प करता है। कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पोर्टर ने 1945 में की थी। ये दो टाइप का होता है, स्मूथ चिकना जिसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम्स उसकी सतह पर अब्सेंट होते हैं, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ क्यों बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी स्किन पर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
इसका कार्य हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये आंतरिक सहारा देता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक और रहता है इसका कार्य कि ये जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है और आपके केंद्रक बनाने में, निर्माण में हेल्पिंग करता है। फिर हमारा अगला क्या आता है, राइबोसोम्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी हम खोज के बारे में जानते हैं। खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आपकी पैलाडे नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन यहाँ आएगा तो याद रखेंगे कि राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? वो पैलाडे ने की थी। अब इसके बाद में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ये फ्रीली मूवमेंट भी करते हैं, जिसमें आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद में ये आपके जितने स्तनी जो आपके इतने स्तनीधारी जो जीव रहते हैं, उनकी जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो रहती हैं, उनमें आपका राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ये बात याद रखेंगे। किसमें नहीं पाया जाता है? स्तनीधारी जो जीव होते हैं उनके आरबीसी जो रहती है, सिर्फ आरबीसी सेल में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला 70S, सेकंड होता है आपका 80S। जो आपके 70S राइबोसोम्स होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके ये आपके प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें क्या पाए जाते हैं? आपके 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो आपके 80S रहते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? आपके यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में आपके कौन से पाए जाते हैं? 80S जो है राइबोसोम्स ये पाए जाते हैं। इनका कार्य जान लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहला मेन काम क्या होता है इसका? प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन के निर्माण में ये सहायता करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता है, क्योंकि जब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो सेल के लिए भोजन नहीं बनेगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? राइबोसोम्स की प्रोटीन निर्माण में ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है लाइसोसोम के बारे में हम जानते हैं। लाइसोसोम की जो खोज है, सबसे पहले ये जानते हैं खोज किसने की। लाइसोसोम की जो खोज है वो आपकी डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने, डी डुवे नाम के जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम दिखता कैसा? एक थैला नुमा जो है आपका ये पदार्थ रहता है, या थैली की जैसे इसके अंदर आकृति रहती है, कि थैला लाइसोसोम का होता है। जब आपको कभी चोट लगती है तो ये इसके फटने के कारण आपकी जो सेल है वो डेड हो जाती है, सेल की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये क्वेश्चन आता है कि सुसाइड बैग किसके लिए बोला जाता है? तो लाइसोसोम जो है आपका सुसाइड बैग होता है किसका? सेल का। अगला पॉइंट आता है तारकाय या सेंट्रोसोम। ये नाम याद रखेंगे, तारकाय या सेंट्रोसोम में क्वेश्चन आता है। तो इसकी खोज किसने की थी? आपकी खोज जो की थी आपकी टी बोबरे नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? तारकाय की खोज की थी। इसके बाद में ये केवल किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जो है आपकी तारकाय या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, यानी कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है रसधानियाँ। रसधानियों के बारे में जानते हैं। रसधानियाँ जो है एक प्लांट में, पादप सेल में मुख्यतः पाई जाती हैं, यानी मेनली कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट सेल्स में। लेकिन जो है आपके एनिमल सेल में, यानी कि जंतु
कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी कभी कभी छोटी छोटी साइज में बहुत कम या अधिक पाई जाती हैं, लेकिन इनका साइज जो रहता है कम या अधिक होती हैं, लेकिन इसकी जो साइज रहेगी वो छोटी रहेगी एज कंपेयर टू पादप कोशिका। जो आपके प्लांट सेल में जितनी बड़ी राजधानियां पाई जाती हैं एज कंपेयर टू जंतु कोशिका वो छोटी रहेंगी पादप के लिए। लेकिन एक और इसमें आता है कि इसमें जो राजधानी जो रस भरा रहता है या जो आपका पदार्थ या द्रव्य भरा रहता है वो निर्जीव होता है, जिसमें कोई सजीव वो जीवन नहीं पाया जाता, निर्जीव होती हैं। इसके अंदर जो द्रव्य रहता है वह निर्जीव में आता है। तो हमारा अगला पॉइंट जो होता है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा मेन और केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केंद्रक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, आपके सेल में। तो केंद्रक में सबसे ये कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये आपकी कोशिका जो रहती है इसके सेंटर में ये आपका केंद्रक पाया जाता है। ये आपकी कोशिका हो गई, ये आपके केंद्रिका झिल्ली हो जाएगी, केंद्रिका झिल्ली, और ये आपका केंद्रक। अब इसकी सबसे पहले खोज जानते हैं। खोज किसने की थी, क्वेश्चन कहां से बनता है, खोज से ही बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1883 में इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1883 में की। अब इसके बाद हम जानते हैं केंद्रक में क्या क्या होता है। केंद्रक जो होता है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है तथा इसके बाहर एक आवरण बना रहता है, एक झिल्ली टाइप से रहती है जिसको हम केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। इस फ्लूइड में आपके जेनेटिक मटेरियल या गुणसूत्र जिसको डीएनए व आरएनए बोलते हैं। इसमें आपके क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स जो आपके प्रेजेंट रहते हैं, ये आपके जेनेटिक मटेरियल या आपके मेल या फीमेल जो आपकी अगली जनरेशन आएगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके केंद्रिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं, केंद्रक क्या कार्य करता है। केंद्रक का मेन कार्य क्या होता है, केंद्रक पूरी सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोलर ऑफ द सेल यानी कि सेल का मास्टर है, जिसको हम रिंग मास्टर बोल सकते हैं। कौन रहेगा आपका, केंद्रक जो है वो उसका सेल का रिंग मास्टर कहलाता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। इसके बाद में ये इसकी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, आपका केंद्रक प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर करता है कि आप एटीपी जनरेट कीजिए तथा सेल में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वहां पर आप एटीपी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये काम कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपका केंद्रिका द्रव्य, इसके बाहर केंद्रिका झिल्ली होती है, उसके बाहर आपकी अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि केंद्रक क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेल के पूरे पार्ट्स के बारे में हमने जाना है। ये हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन के टाइप से देखा है। इसके बाद और भी डिटेल्स आगे आपको आने वाले हैं, आपके जितने भी पार्ट्स रहेंगे बॉडी के, इनके बारे में हम जानेंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।